नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूँ। पशुओं का जो गोबर है, जो मल है, वो हमारी पृथ्वी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे खाद के रूप में हम प्रयोग करते आ रहे हैं। आज तो बहुत लोग गोबर की प्रशंसा करते हैं। गोबर को लेकर कई तरह के अध्ययन, अनुसंधान के कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन यदि गोबर सिर्फ गाय का हो, तो उसमें तो और भी अद्भुत क्षमताएं रहती हैं। गाय के गोबर से तो हम हजारों हजारों सालों से अपनी मिट्टी की जो उपजाऊपन है उसे बनाए रखें। आज हमारी मिट्टी बहुत तेजी से खराब हो रही है क्योंकि हम उसमें कई ऐसे विषाक्त तत्वों का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो लालच बस हो या अज्ञानता बस हो। पिछले 50-60 सालों में जितने रसायन आधारित खादों का प्रयोग हमने खेती में, अपनी फसलों में किया है, उससे हमने अपनी मिट्टी को पूरी तरह से विषाक्त कर दिया है। उसके अंदर जो जीवांश होते थे, उसके अंदर जो जीवाणु होते थे, वो तो लगभग समाप्त होने की स्तर पर पहुंच गए हैं। तो इसको लेकर पूरे संसार में बहुत चिंता व्यक्त की जा रही है। भारत में भी अब बहुत सारे किसान, बहुत सारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं या फिर किसी विभाग के विशेषज्ञ हैं, अब इसको अनुभव करने लगे हैं। आज से 20 साल पहले इस बात की वो कल्पना भी नहीं करते कि मिट्टी में कुछ जीवन शक्ति हो सकती है, जीवांश हो सकते हैं, मिट्टी में जीवन विकसित हो सकता है, जीवाणुओं का विकास हो सकता है। लेकिन अब धीरे धीरे इस बात को बहुत गहराई से समझा जाने लगा है। इसलिए अब जो मिट्टी के जीवाणु होते हैं, उनको विकसित करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए, उनकी मात्रा में वृद्धि करने के लिए बहुत गंभीरतापूर्वक प्रयोग चल रहे हैं। और ऐसे प्रयोग सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, भारत से ज़्यादा इस बात पे तो विदेशों में प्रयोग चल रहे हैं। चाहे कोई भी देश हो, जापान हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, कोई भी देश पे गंभीरतापूर्वक अध्ययन अनुसंधान का काम कर रहा है। तो गाय के गोबर में ऐसी विशेषता है कि जो हमारी हमारी जो शारीरिक क्षमता है, हमारी जो प्राण शक्ति है, हमारी जो जीवनी शक्ति है, उसमें तो वृद्धि करते ही करते हैं। लेकिन ऐसा ही प्रभाव हमारी पृथ्वी पर भी होता है, पृथ्वी की मिट्टी पर भी हो सकता है। इसलिए पुराने समय से बहुत सारे प्रयोग गाय को लेकर होते रहे। आपने देखा होगा, क्योंकि यदि आपका गांव से संबंध है या आप गांव गए हों, तो गांव के बाहर घोड़े होते हैं। घोड़े उनको कहा जाता है, जहाँ गाय भैंस, ये पशुओं की जो अवशिष्ट भाग होता है, गोबर आदि है, या उनके जो यहाँ उनको रखा जाता है, वहाँ का जो चारा है, जो बिछावन है या व्यर्थ पदार्थ है, इकट्ठा करके वहाँ डाला जाता है। आपने देखा होगा, अभी अनुभव किया होगा, गांव देहात में एक परंपरा रही है। प्रातः काल उठते ही घर की जो स्त्रियां होती हैं, वो पशु स्थल पर जाकर वहां से गोबर इकट्ठा करती हैं और उसे अपने सिर पर या किसी माध्यम से एक स्थान पर जाके एकत्रित करती चली जाती हैं। उस स्थान को घूरा कहा जाता है। घूरे का अर्थ है कि जो गौशाला का, पशुशाला का अवशिष्ट है, उसको एकत्रित करना। लेकिन वहाँ एक विशेष रासायनिक क्रिया चलती है। वहाँ एक एक लेबोरेटरी का प्रयोग होता है। लेबोरेटरी का प्रयोग ऐसा है कि गाय के गोबर में ऐसे बहुत सारे जीवाणु होते हैं, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म तत्व रहते हैं, ऐसे जैव रसायन रहते हैं, या फिर गाय के पेट में उसके आहार के पाचन करने वाले जो पाचक एंजाइम्स होते हैं, वो गोबर के अंदर ही विद्यमान रहते हैं। तो गाय के पेट के अंदर तो पाचन क्रिया करते ही करते हैं। गाय जिस आहार का सेवन करती है, इस घास फूस का सेवन करती है, वनस्पतियों का सेवन करती है, उसको पचाने का कार्य तो वो करते ही करते हैं। लेकिन जब बहुत सारा हिस्सा अपचित रूप से गोबर के रूप में बाहर आ जाता है, तो बाहर भी उसे विखंडित करने का, सूक्ष्म तत्वों में बदलने का, या फिर कंपोस्ट करने का कार्य करते हैं। तो ये प्रक्रिया बाहर भी चलती है। और इन जीवाणुओं में, इन जैव रसायनों में एक विशेषता रहती है कि जब उनके पास, इनको ऑक्सीजन उपलब्ध रहती है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी ये कार्य करते हैं। और जब ऑक्सीजन नहीं उपस्थित रहती, तो और ज्यादा तेजी से काम करते हैं। जब ऑक्सीजन उपस्थित रहती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। जब ऑक्सीजन को नहीं मिलती, तो फिर ये जो कार्बनिक पदार्थ का कार्बन है, उसको सीधे सीधे मीथेन में बदल देते हैं, या फिर ऑर्गेनिक कार्बन में बदल देते हैं। ये ऑर्गेनिक कार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारी जो इकोलॉजी है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि यदि जो कार्बनिक पदार्थ की डिकम्पोजिशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वो वनस्पति जगत के लिए भोजन निर्माण के काम आती है। आपने सुना होगा कि हमारे पेड़ पौधे, हमारी फसलों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है।
फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। इस क्रिया के माध्यम से हमारे जो पेड़ पौधे हैं, हमारी जो फसलें हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर जमीन से जड़ों के माध्यम से जल को ग्रहण करके, और सूर्य की उपस्थिति में, जो सूर्य पूरी तीव्रता में रहता है, तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में स्वयं निर्मित कर लेती है, शर्करा के रूप में स्वयं बना लेती है। ये शर्करा फिर जटिल संरचना में बदलती चली जाती है। ये शर्करा फिर जो कॉम्प्लिकेटेड जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें परिवर्तित होती रहती है। इससे उनका विकास होता है, इसी से प्रोटीन का विकास होता है, एंजाइम्स का विकास होता है, हार्मोन्स का विकास होता है, और इसी से एक छोटा सा अंकुरित बीज विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। आपने अनुभव देखा होगा, ये भोजन बनाने की प्रक्रिया है। हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, हम भोजन के रूप में दूसरे प्राणियों के ऊपर या दूसरे वनस्पतियों के ऊपर निर्भर हैं, लेकिन वृक्ष अपना भोजन बनाने में स्वतंत्र है। तो वो इसी प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन बना लेते हैं। तो वो जो भोजन बनाने की जो जो उनकी विधि है, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को गोबर आदि जितनी ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ हैं, उनकी डिकम्पोजिशन से वातावरण में मुक्त होती है। लेकिन जो मुक्त नहीं होती, मीथेन आदि परिवर्तित हो जाती है, वो दूसरे काम आती है। तो उस पर तो हम फिर कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि मीथेन में हाइड्रोजन की जो मात्रा है बढ़ जाती है, उसमें कार्बन जुड़ जाता है। लेकिन लेकिन जो हमारे पेड़ पौधे हैं, विकसित जब होते हैं, तो उनको ग्लूकोज की ही जरूरत नहीं पड़ती, शर्करा की जरूरत नहीं पड़ती है। उन्हें अपने शारीरिक विकास के लिए काफी मात्रा में प्रोटीन की भी जरूरत पड़ती है। प्रोटीन संरचना में कार्बन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जो वनस्पतियां हैं या हमारा शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से निर्मित होता है, और इन सूक्ष्म कोशिकाओं की बाहरी झिल्ली है, उसका निर्माण के लिए ये कार्बन बहुत महत्वपूर्ण है। इस कार्बन के बिना उनका विभाजन संभव नहीं है, विकास संभव नहीं है। इसीलिए पृथ्वी के अंदर, मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की उपस्थिति बहुत आवश्यक है। जब ये ऑर्गेनिक कार्बन कम मात्रा में होता है, तो फसलों की ग्रोथ जो है, फसलों के विकास की जो क्रिया है, धीमी पड़ जाती है। लेकिन इस विकास की क्रिया को तीव्र या सामान्य रखने के लिए जो गोबर है या दूसरे जो ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ हैं, उनकी डिकम्पोजिशन से जो कार्बन पैदा होता है, जो ऑर्गेनिक कार्बन पैदा होता है, वो काफी मदद करता है। तो इस ऑर्गेनिक कार्बन के लिए, इस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, इस मीथेन के लिए, जो गोबर के, गाय के गोबर के अंदर या गाय के पेट के अंदर जो बहुत सारे तरीके के जीवाणु रहते हैं, बहुत सारे तरीके के रसायन रहते हैं, पाचक एंजाइम रहते हैं, वो बहुत मदद करते हैं, और ये गोबर के साथ बाहर आ जाते हैं। तो मैं कह रहा था कि गाय के गोबर में जो एंजाइम्स और जीवाणुओं की सक्रियता है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी यथावत रहती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रहती है। तो घोरों को हम खुले में डाल देते थे। कई जगह तो ऐसी परंपरा रही है, गड्ढा खोदा जाता था, उस गड्ढे में जो पशुओं की जो पशुशाला होती थी, उसका कचरा, चाहे गोबर है, गौमूत्र है, या उनका फुलाब है, या जो बचा हुआ चारा है, उसमें इकट्ठा कर दिया जाता था। तो वहाँ उसको निरंतर इकट्ठा करते रहते थे, तो अंदर जो उनके जीवाणु और जो एंजाइम्स होते थे, वो अपना कार्य करते रहते थे। तो बाहर तो वो सूख जाते थे, बाहर की परत तो खुश्क हो जाती थी, लेकिन अंदर, उनके अंदर एक रासायनिक क्रिया चलती रहती थी, और उस रासायनिक क्रिया से अंदर का तापमान भी बढ़ता जाता था, और डिकम्पोजिशन यानी विखंडन की क्रिया भी होती रहती थी। वो उस गोबर को खाद्य के रूप में परिवर्तित करने का कार्य होता था। तो ऐसे घूरे या ऐसे गड्ढों का प्रयोग बहुतायत से होता था। तो गोबर का प्रयोग खाद्य के रूप में करने से मिट्टियों को अपने बहुत सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। उनको ऑर्गेनिक कार्बन तो मिलता ही मिलता है, कि गोबर की जो संरचना में कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और बहुत सारे जो खनिज तत्व हैं, वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, पोटासियम भी होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, हर तरह के पोषक तत्व उसमें रहते हैं। क्योंकि इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है पौधों के विकास में। हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे पोषक तत्व रहते हैं जीव जगत के लिए या प्राणी जगत के लिए। अभी तक 16-17 हमने जो खनिज तत्वों की पहचान की है, लेकिन वो कुछ सीमा नहीं है, क्योंकि विज्ञान तो निरंतर प्रगतिशील है। विज्ञान यदि आज किसी चीज को रियलाइज नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, तो ये नहीं कि वो दूसरे दिन स्वीकार नहीं करेगा।
यदि जैसे ही उसको पता लगेगा कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खनिज तत्व हैं जिनकी बहुत अति दुर्लभ मात्रा को हम समझ पाए हैं, लेकिन उनकी महत्ता को समझ लिए हैं। इसलिए जिन तत्वों को आज से पहले हमारे जो विशेषज्ञ थे, हमारे जो साइंटिस्ट थे, स्वीकार नहीं करते थे, अब मानने लगे, क्योंकि मुख्यतः हमने 5-6 तत्वों को ही प्रमुखता दी है। इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये तो हमारे वायुमंडल में है, लेकिन वायुमंडल की नाइट्रोजन को जो पेड़ पौधे हैं सोख नहीं पाते, कार्बन डाइऑक्साइड अवश्य वहां से ले लेते हैं। नाइट्रोजन को हमेशा वो जड़ों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। फास्फोरस, पोटासियम भी वो वहीं से प्राप्त करते हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ और ऐसे खनिज तत्व हैं जिनकी आवश्यकता वनस्पति विकास की रहती है। इसमें कैल्शियम है, कैल्शियम बहुत महत्वपूर्ण है। सोडियम की भी जरूरत रहती है, पोटासियम की जरूरत रहती है, क्लोराइड के रूप में एक आयंस की भी जरूरत रहती है। मैग्नीशियम, मैग्नीज, क्रोमियम, क्रोमियम अति सूक्ष्म दुर्लभ मात्रा में आवश्यक रहता है, क्योंकि ये कुछ रासायनिक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। वो विकास के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन एनर्जी देने के लिए, ऊर्जा उत्पादन करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो मैंने कहा कि गोबर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, आप प्रयोग भी कर सकते हैं, उसकी जान कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।